एक और स्टेटमेंट देखें डीजीआईएसपीआर का। इन्होंने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में जानबूझकर दहशतगर्दों और सहूलतकारों को जगह दी गई, खुमियाजा अवाम भुगत रहे हैं। किसने दी ये जगह? देखिए, इमरान खान पे आप ये इल्जाम लगाते हैं ना कि वो दहशतगर्दों को लेकर आए, तो ये पर्चा देना उसके ऊपर, फिर इसके अंदर उसको जेल के अंदर डाले ना। फिर आप ये कड़ियां छड़ियां क्या बेचती हैं? कभी घड़ी डाल देते हैं, कभी कहां मुंह काला करवाते हैं, कभी कहीं मुंह काला करवाते हैं। और भाई इससे बड़ा तो जुर्म कोई नहीं हो सकता, इस पे डालो पर्चा, ये मुकदमा चलाओ। ये मुकदमा ये इसलिए रियासत नहीं चला सकती कि ये जानते हैं कि दहशतगर्दों को कौन लाया, और ताने बाने सीधे जनरल नदीम अंजुम और जनरल बाजुआ पे जाएंगे। और जब नदीम अंजुम को और जनरल बाजुआ को उल्टा लटकाया जाएगा तो सारी कहानी खुल जाएगी। वो सारी कहानी बता देंगे किसने क्या किया और किसने मेरे से क्या काम करवाया और कौन किस जगह पे कितना इन्वॉल्व था और ये लड़ाई किस लिए बढ़ाई जा रही है। मादनियात का क्या किरदार है, अमेरिका को कैसे राजी करना है, एक नई लड़ाई जो है डॉलरों वाली, उसके अंदर कैसे मुल्क को झोंकना है। ये वहां के मकामी लोग भी कहते हैं और बार बार कहते हैं। तो दहशतगर्दों को कौन लाया ना। अब ये नई आने वाली हुकूमत को भी दबाया डीजीआईएसपीआर ने, उनको भी धमकाया। ये जरा आप स्टेटमेंट देखें। पख्तूनख्वा में जो दहशतगर्दी है इसके पीछे सियासी और मुजरिमाना गठजोड़ है, ये भी उन्होंने कहा। सियासी और मुजरिमाना गठजोड़ है, यानी पाकिस्तान तरीके इंसाफ, वहां पे लोग उन्हें वोट डाल रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा के लोग दहशतगर्दी से मुतासर हैं, दहशतगर्दी से तंग हैं। उन्होंने परवेज खटक को दौर में वोट डाला पीटीआई को, 2018 में उससे ज्यादा वोट डाला पीटीआई को, 2024 में उससे ज्यादा वोट डाला पीटीआई को। अगर फौज की पॉलिसी ठीक होती तो इतना वोट तो ना पड़ता पीटीआई को, फौज को पड़ जाता या फौज की जमातों को पड़ जाता। भाई ये वाइड सूबा है ना जहां पे वोट लोगों ने गिनवा भी दिया बैठ के कि नहीं हमने अपनी हुकूमत लेनी है। बाकी जगह पे तो इन्होंने 2 नंबरी कर दी, फॉर्म 47 जालसाजी कर दी। लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में इतना सख्त रिएक्शन था कि यहां पे 2 नंबरी भी नहीं कर सके। फॉर्म 47 जारी किए, लेकिन इतनी बड़ी तादाद में लोगों ने यहां पे सब कुछ होने नहीं दिया। अब खुद बता रहे हैं डीजीआईएसपीआर के 14,500 से ज्यादा ऑपरेशन किए गए। सवाल यह है कि 14,500 ऑपरेशन करके आप अमन कायम नहीं कर सके तो वो फॉर्मूले पे आ जाए ना। आप जो मुतासरीन हैं उनसे बात करें, उनके साथ बैठें। अगर आपकी पॉलिसी काम कर रही होती तो आज बलूचिस्तान में अमन ना होता, वहां पे तो आपकी अपनी हुकूमत है। आपके अपने कठपुतली पिछले कई दहाइयों से बैठे हुए हैं, बलूचिस्तान का तो बेड़ा गर्क कर दिया, वहां अमन ही नहीं है। अगर फौज के कंट्रोल में बलूचिस्तान की तरह खैबर पख्तूनख्वा दे दिया तो खैबर पख्तूनख्वा की भी वही हालत हो जाएगी जो आज बलूचिस्तान की है, क्योंकि वहां पे फौज की पॉलिसी चलती है। बेड़ा गर्क हो गया वहां पे, कोई वहां पे सरकार हुकूमत आई नहीं, कोई सरकार आई नहीं वहां पे, वहां पूरा कंट्रोल है। कोई वहां बंदा जा ही नहीं सकता, आप रात को ट्रेवल नहीं कर सकते, इंटरनेट वहां पे बंद है, मोबाइल वहां पे बंद है। वहां सिर्फ एक ही काम हो रहा है, मादनियत निकालो पचाओ बस। अमेरिका को कंसाइनमेंट दिया बहुत बड़ा, और भी दे देंगे ट्रंप को राजी करने के लिए। तो बात यह है कि बलूचिस्तान की जो हालत हो गई है, वहां तो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का पूरा कंट्रोल है, सियासी वजूद ही नहीं है। तो क्या यही हालत करनी है खैबर पख्तूनख्वा की भी कि यहां से सिर्फ मादनियात नहीं निकलेंगी और लोग सिसकते रहेंगे, लोग अजीबोगरीब जिंदगी गुजारते रहेंगे। बलूचिस्तान के हालात आप देख लें, नोगो एरिया बन गया है, कच्चे के हालात आप देख लें। रात के वक्त गाड़ियां नहीं अब गुजरती सिंध से पंजाब के बीच में, गुजरती हैं तो उनको स्क्वाड किया जाता है आगे पीछे, ये पुलिस की बहुत सारी गाड़ियां लगा के, कमांडोज की। अब वो नोगो एरिया बना हुआ है जी, कच्चे का इलाका भी, वो बड़े लीथल हो गए हैं डाकू। टीएलपी पंजाब में इस वक्त सड़कों पे है, कश्मीर में दोबारा लड़ाई शुरू हो गई है और कश्मीर में उन्होंने फिर पर्चे देना शुरू कर दिए। मुजफ्फराबाद के एसएचओ की मुद्दईयत में शौकत नवाज मीर समेत बहुत सारे रहनुमाओं पे मुकदमा दर्ज हो गया कि नीलम पुल के ऊपर इन्होंने ये किया वो किया, वो कत्ल के, इक़दाम कत्ल के और दीगर मुकदमा दे दिए। वादे शादे कोई पूरे नहीं किए, इन्होंने दोबारा चढ़ाई कर दी। पूरे पाकिस्तान में पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने जंग लगाई हुई है। पंजाब के अंदर इन्होंने तय किया तरीके लब्बैक से, पुरअमन तरीके से आगे अपना आप एहतजाज कर लीजिएगा। अब वो सड़कों पर निकले हुए हैं, देव मार कुटाई चल रही है हर जगह पे, बंदे कत्ल भी हो गए, बहुत सारे जख्मी भी हो गए, वो रिजवी बरादरान भी आ गए, वो सड़कों पे आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, पुलिस उन्हें रोक रही है। पूरे इस्लामाबाद में रास्ते बंद किए हुए हैं, पंजाब में रास्ते बंद किए हुए हैं, कंटेनर लगाए हुए हैं जगह जगह पे, और ये एक नया तमाशा पूरी दुनिया को दिखा रहे हैं। आईएमएफ के साथ इनकी जो डील हो रही थी, वो जो एक डील होती है स्टाफ लेवल, वो अभी तक साइन नहीं हुई, उसकी इनको अलग परेशानी है। इकोनॉमी का बेड़ा गर्क कर दिया। पाकिस्तान में गिलगित बल्तिस्तान से लेकर कराची तक, गवादर तक इन्होंने पाकिस्तान के हालात पर बात कर दी।
और ये सियासतदानों पे कैसे इल्जाम लगा सकते हैं? ये सारे फैसले मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के थे और उन्होंने ये फैसले किए। और अब मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का फैसला है कि खैबर पख्तूनख्वा पे उन्हें पूरा कंट्रोल चाहिए। अब ये पूरा कंट्रोल करने के लिए सुहेल अफरीदी एक रुकावट है। पीटीआई के अंदर मुख्तलिफ लोगों को यकीन दिलाया जा रहा है कि तुम्हें वज़ीर आला बनवा देते हैं, तुम्हें बनवा देते हैं, कोई 10 बंदे इकट्ठे कर लो, 8 बंदे इकट्ठे कर लो। वो सारे लोग हाथ खड़े कर देते हैं, जनाब इमरान खान जब तक नहीं कहेगा हम कैसे बन सकते हैं, इमरान खान को मनाया जाए। इमरान खान को जाकर बात की, जनाब केपी में हुकूमत गिर जाएगी, सुहेल अफरीदी का नाम तब्दील करें। इमरान खान ने कहा गिराओ हुकूमत, नहीं तब्दील करता, साफ कहा उसने। वो नहीं मानता ये बात, वो कहता है हुकूमत गिरती है, गिरे, मैं सुहेल अफरीदी को भी तब्दील नहीं करता। सुहेल अफरीदी को बाकायदा ये कहा गया कि मिलो आके, उन्होंने कहा पहले इमरान खान से मिलूंगा फिर किसी और से, और इमरान खान की इजाजत से मिलूंगा, वैसे नहीं मिलूंगा। अब यह बंदा कैसे सूट हो सकता है एस्टेब्लिशमेंट को? गंडापुर तो जब मर्जी गायब होकर जिसको मर्जी मिल लेता था। सुहेल अफरीदी को जब पैगाम दिया गया कि आकर मिलो, को बातचीत करें और रास्ता निकालें, उसने कहा जी पहले अपने लीडर इमरान खान से मिलूंगा, उसकी इजाजत मिलेगी तो फिर किसी और से मिलूंगा, वरना नहीं मिलूंगा। गंडापुर को यह करना चाहिए था, गंडापुर ने यह नहीं किया। लेकिन सुहेल अफरीदी की नामजदगी के बाद ये डीजीएसपीआर का वहां जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करना, ये पैगाम है कि कुछ और कर दिया जाएगा, तो करके देख ले। खैबर पख्तूनख्वा में एस्टेब्लिशमेंट की पॉलिसीज को इतने लित्तर पड़ने हैं कि इनकी पॉलिसी सूझ जाएगी, जो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर लोगों ने करना है इनके साथ, और अभी कश्मीर के अंदर भी होना है, जीबी के अंदर भी होना है। पंजाब के अंदर लोग भरे बैठे हैं, सैलाबज़दा इलाकों में इमदाद के लिए बगैर सिक्योरिटी के ये लोग नहीं जा पाते। लोग इतने भरे हुए हैं और इतने तकलीफ में, कोई काम इनका सीधा नहीं हो रहा। जिसको ट्रंप को खुश कर रहे थे उसको नोबेल पीस प्राइज भी नहीं मिला, अंदाजा करें आप। वो ये तो ट्रंप को खुद समझ होनी चाहिए थी कि इनके ऊपर मनूसत आई हुई है, जो खुद ही मनूस हैं, जिनके ऊपर मनूसत आई हुई है, उनसे नॉमिनेट हो रहा है वो। नेतन्याहू भी हार गया, शहबाज शरीफ भी हार गया, दोनों पार्टनर हार गए। नेतन्याहू और शहबाज शरीफ की जो मुश्तरका ख्वाहिश थी वो पूरी नहीं हुई। डोनाल्ड ट्रंप को अमन का नोबेल पीस प्राइज नहीं मिल सका। ये जो अमन का पीस प्राइज है ये मिल गया एक खातून को वेनेजुएला से, और ये नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी ने एलामिया जारी कर दिया। उन पर इंतखाबात में हिस्सा लेने पर पाबंदी लगाई गई। जमात इलेक्शन जीती लेकिन उनके मैंडेट को नहीं माना गया। साथियों और कारकुनों के खिलाफ क्रैकडाउन किया गया। जमहूरी हुकूक, अवामी मैंडेट, अवामी बालादस्ती और जमहूरियत के लिए जिद्दोजहद के एतराफ में वेनेजुएला की अपोजिशन लीडर मारिया कोरिना को इस बरस का अमन का नोबेल इनाम दिया जाता है। अगर ये क्राइटेरिया है तो इमरान खान तो इसके ऊपर बहुत जबरदस्त तरीके से पूरा उतरता है। जो जुल्म और जबर इमरान खान साहब और उनकी जमात के साथ किया गया, उसके सामने तो ये वेनेजुएला में कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन चले, इमरान खान को नहीं मिला, एक और हकदार को मिल गया, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप को अमन का नोबेल इनाम नहीं मिला। वो काफी मायूस है इस वजह से। उसका एक स्टेटमेंट भी आया कि मैंने तो 8 जंगें रुकवाई हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ी कोशिश की, नेतन्याहू और शहबाज शरीफ ने उनके लिए बड़ी कोशिश की, लेकिन दोनों दोस्त जो है वो कामयाब नहीं हो सके और डोनाल्ड ट्रंप को अमन का नोबेल इनाम नहीं मिला। डोनाल्ड ट्रंप को सोचना चाहिए था कि किन से वो सिफारिशें करवा रहा है। ऐसे सिफारिशी जब कोई सिफारिश करें तो काम उल्टा ही होता है।